मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का इस कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पर्यावरणीय मुद्दा से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या हम लोग कर चुके थे। जिसमें आज का मेरा सवाल है कि मृदा प्रदूषण क्या है। मृदा माने मिट्टी, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रभाव, कारण, रोकथाम को लिखें। आखिर मृदा प्रदूषण क्या है। सभी विद्यार्थी 12वीं कक्षा के जितने सारे विद्यार्थी होंगे, सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लेंगे और प्रश्न को नोट करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी जो प्रश्न मैं बताता हूं, उन प्रश्नों को बारीकी पूर्वक से पहले आप समझ लेंगे और उसके बाद अपने स्तर से प्रश्न का उत्तर लिखने का कार्य करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण, रोकथाम को लिखें। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले ये जो मृदा है, आप जानते हैं मृदा का जो अर्थ होता है मिट्टी, और ये मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, वरदान है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है, और मृदा हम सभी मानव एवं समस्त सजीवों की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः मृदा का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। ये जो मृदा प्रदूषण है, परिभाषा क्या कह रहा है कि मृदा प्रदूषण क्या है। तो मृदा में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना, मृदा में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण। अवांछनीय का मतलब क्या होता है। अवांछनीय का मतलब मृदा में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो खराबी पैदा करता है, अर्थात हानि पहुंचाने का वो कार्य करता है। तो मृदा में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण। और अवांछनीय पदार्थ जो मिलते हैं, ये खास करके रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया के फलस्वरूप। मृदा में रासायनिक क्रिया भी होती है और भौतिक क्रिया भी। तो मृदा में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। और मृदा जब प्रदूषित हो जाती है तो इसके कारण मृदा की गुणवत्ता एवं उसकी उपयोगिता जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो जब मृदा की गुणवत्ता और उपयोगिता नष्ट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि फसल का उत्पादन बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। अनाजों के उत्पादन में भारी गिरावट होगी। तो भूमि की गुणवत्ता कहिए या मृदा की गुणवत्ता कहिए, मृदा की गुणवत्ता एवं उपयोगिता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब वो ब्रज पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके वजह से मृदा की गुणवत्ता और उपयोगिता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जो सभी जीवधारियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि मृदा प्रदूषण क्या है। तो मृदा में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। और इसके कारण जब मृदा प्रदूषित हो जाती है, इसके कारण मृदा की गुणवत्ता और उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जो सभी जीवधारियों के ऊपर, सभी सजीवों के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर मृदा कैसे प्रदूषित हो रहा है ना। ये मन में ये सवाल उठेगा कि मृदा आखिर कैसे गंदा हो रहा है, प्रदूषित कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला हम बिंदु लिखे हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। 10वीं कक्षा के भूगोल विषय में मैं आप लोगों को पढ़ाया होगा खास करके कि मृदा अपरदन क्या है। तो मिट्टी का कटना छटना खास करके मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटना छटना मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये प्रश्न उठेगा कि आखिर ये मिट्टी कटता छटता कैसे है। तो जब तेज हवा चलती है तब, नदियों में जल का प्रवाह जब तेज गति से रहता है तब, जब नदी में धारा का प्रवाह जब तेज रहता है तो खास करके नदियों का जो कछार होता है, किनारा हिस्सा होता है,
उसके मिट्टी को वह खखोरता है और वह काटने का कार्य करता है, ढहाता भी है। तो अर्थात मिट्टी का कटना छटना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। केवल नदियों के जल के माध्यम से ही मृदा अपरदन नहीं होता, हवा के ही माध्यम से केवल मृदा अपरदन नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण हैं। मृदा अपरदन में अभी हमने परिभाषा क्या बताया? मृदा अपरदन देकर के डैश, मृदा अपरदन देकर के डैश। तो मिट्टी का कटना छटना मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन होता कैसे है? तो नदियों में जब जल का प्रवाह तेज गति से होता है हवा के माध्यम से, और साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा गया है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब होता है जंगलों की जब अंधाधुंध कटाई करेंगे तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने से भी मृदा का अपरदन होता है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधा का जो जड़ होता है मिट्टी को जकड़े रखता है, मिट्टी को पकड़े रखता है, लेकिन जैसे ही आप पेड़ पौधा को काट देंगे मिट्टी का बुरादा, मिट्टी का कण जो है वहां से हटना शुरू हो जाएगा। अर्थात जंगलों की कटाई करने से भी मृदा का अपरदन होता है। तो नदियों के जल के प्रवाह से, तेज हवा की गति से, जंगलों की कटाई करने से, अब साथ ही साथ में देखेंगे अगर मान लेना कि ढालू नुमा खेत है, ढाल है, अब वर्षा होगा तो जब वर्षा होगी तो खास करके मिट्टी का जो ऊपरी सतह होगा, मिट्टी का ऊपरी सतह दह करके नीचे चला जाएगा। जितने सारे ह्यूमस होंगे, कार्बनिक पदार्थ होगा, पोषक तत्व वाला जितना भी बिंदु होगा, जब वर्षा होगा तो ये दह करके दूसरे क्षेत्रों में चला जाएगा। तो इसके माध्यम से भी खास करके मृदा का अपरदन होता है। तो भूमि ढलान जब रहता है, भूमि जब ढाल रहता है, स्लोप रहता है, तो भूमि के ढाल रहने से भी खास करके मृदा का क्या होता है? अपरदन। तो मृदा अपरदन वाला ही बिंदु में सब लिखिएगा कि मिट्टी का कटना छटना मृदा अपरदन कहलाता है, जो कई तरीकों से मिट्टी का कटाव होता है। जैसे नदियों के जल का जब तेज प्रवाह होता है तब, हवा की गति तीव्र रहती है तब, निर्वनीकरण का मतलब जंगलों की अंधाधुंध कटाई, भूमि ढलान रहने के कारण जब वर्षा होती है तो मिट्टी का कटाव होता है। इसके साथ साथ अनियंत्रित पशुचारण। अब जैसे अनियंत्रित पशुचारण का मतलब क्या होगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। अनियंत्रित पशुचारण का मतलब, मान लें कि कोई खेत है और इस खेत को हम लोग क्या करते हैं कि इसको कई खंडों में बांट देते हैं, कई खंडों में बांट देते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए सेक्शन बाई सेक्शन बांट दिए हैं। अब इसमें हम पशुचारण का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसमें किए, इसके बाद हम इसमें करेंगे, इसके बाद ये अगले वाले घर में जाएंगे, इसके बाद अगले वाले घर में, यानी एक एक करके अगर पशुचारण करेंगे तो अगर मान ले कि ये चर लिया इसमें जाएगा, इसमें चर लिया इसमें जाएगा, अब पीछे से भी घास क्या होगा? उगेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा फील्ड में एक ही बार पशु को दौड़ा दिया जाए, एक ही बार हिला दिया जाए, तो इससे क्या होगा? मृदा का अपरदन बहुत तीव्र गति से होगा। तो मुख्यतः पशुचारण क्रिया, अनियंत्रित पशुचारण करने से भी मृदा का क्या होता है? अपरदन होता है। और साथ ही साथ में झूम कृषि, झूम कृषि जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि या काटो या जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो झूम कृषि के माध्यम से भी मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण के पहला कारण आ गया मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन में इन सभी बातों को आप लोग समाहित करेंगे, शामिल करेंगे। अब आगे चलते हैं कृषि कार्य। आखिर मृदा प्रदूषण के कारण में पहला कारण मृदा अपरदन और दूसरा हो गया कृषि कार्य। अब कृषि कार्य का मतलब, कृषि का मतलब खेती बाड़ी, कार्य का मतलब काम करना। तो कृषि कार्य में क्या होता है? कृषि कार्य में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि आज के वर्तमान समय में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रहा है पूरे विश्व में, दिन दुना रात चौगुना, अर्थात कहने का मतलब बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न की समस्या को लेकर आज जितनी जनसंख्या में वृद्धि करेंगे उन जीवों को खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न की समस्या को लेकर आज कृषि पर बहुत जोर दिया जा रहा है, खेती बाड़ी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। फसल को अधिक से अधिक उपजाने के लिए, फसल को अधिक से अधिक उपजाने के लिए खास करके
वनों को अंधाधुंध काट करके खेत बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो खेत है, जो भूमि का टुकड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक का प्रयोग करके, रासायनिक दवा का प्रयोग करके मुख्यतः फसल का पैदावार उपजाने का लोग काम कर रहे हैं। वो सभी किसान ये नहीं देखते कि आने वाले दिनों में इस पर्यावरण पर या इस खेत पर क्या असर पड़ेगा, उनको ये कुछ भी समझ नहीं है और अंततः अपने खेतों से अधिक फसल का उत्पादन करना चाहते हैं और इसके प्रलोभन में मिट्टी को बंजर बनाने पर वो तुले हुए हैं। तो कहने का मतलब कृषि कार्य में क्या हुआ कि अधिक से अधिक फसल को उपजाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के रासायनिक तेल, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति, पोषक तत्व घटते चला जा रहा है। साथ ही साथ में इन सभी पदार्थों की छिड़काव से, उपयोग करने से जो बैक्टीरिया होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। और केचुआ जो है मिट्टी को भुरभुरी बना देती है। किसानों का वह मित्र होता है क्योंकि वह मिट्टी को खाता है और उसका उत्सर्जन करता है, जिससे ह्यूमस की मात्रा खेत में बढ़ता है। और जब ह्यूमस बढ़ता है तो पोषक तत्व बढ़ने से फसल का पैदावार बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन किसान इतना ज्यादा रासायनिक तेल का छिड़काव या उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वह केचुआ का प्राण जो है निकल गया है। अब जो है खेतों में केचुआ ना के बराबर देखने को मिलता है। केचुआ को हम लोग चेरा कहते हैं, जिसमें बचपन में खास करके मछली मारा करते थे। तो मुख्यतः ये कृषि कार्य के अंतर्गत इन सही बिंदुओं को शामिल कीजिएगा। इसके बाद है घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट। घरेलू का मतलब घर का, औद्योगिक माने कल कारखाना से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ, गंदे पदार्थ। आज हमारे घरों से और कल कारखानों से अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे शीशा, पारा, कागज, है ना, कैडमियम, यानी कई ऐसे धातु हैं या तत्व हैं जो निकल करके मृदा में मिल जाते हैं और मिल करके मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से 3 रीजन दीजिएगा और आपका 100 शब्द में ये समाहित हो जाएगा। 150 शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहता है, अभी और आगे भी चलना है। तो मृदा अपरदन, कृषि कार्य और घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट में क्या लिखेगा? आज हमारे घरों से, कल कारखानों से निकलने वाला वर्ज्य पदार्थ, जैसे शीशा, तांबा, आर्सेनिक, कैडमियम, है ना, कागज, ये सभी मुख्यतः मिट्टी में मिलकर मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो ये मृदा प्रदूषण के कारण हो गए। अब चलते हैं, आप जरा सोचिए कि जब मृदा प्रदूषित हो जाएगी, मृदा जब प्रदूषित हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि समस्त जीवधारियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 85% मानव की 85% आवश्यकता की पूर्ति करता है मृदा। अतः जब ये मृदा नहीं होगा तो मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की, कहने का मतलब मानव की आवश्यकता की पूर्ति ना के बराबर होगा। और मानव के जनजीवन पर या जीव जंतुओं के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। जब पौधा ही नहीं उगेगा, पेड़ पौधा क्या आसमान में उगेगा क्या? नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब मिट्टी रहेगी तभी पेड़ पौधा उगेंगे। अब पेड़ पौधा उगेगा तब ऑक्सीजन मिलेगा, खाद्यान्न, फल मिलेंगे, अनाज मिलेंगे। लेकिन जब मृदा ही नहीं होगा, मृदा जब बंजर हो जाएगी तो फसल का पैदावार होगा ही नहीं, पेड़ का वृद्धि होगा ही नहीं, अंततः अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब मृदा प्रदूषण के रोकथाम क्या है, कैसे मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है? तो सबसे पहला बिंदु मृदा प्रदूषण के रोकथाम। मृदा प्रदूषण के रोकथाम कारण हो गया, रोकथाम में आइए। पहला बिंदु जैविक पद्धति। कौन पद्धति? जैविक पद्धति। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जैविक खेती को अपनाता है, अर्थात रासायनिक उर्वरक का प्रयोग वह नहीं करता है। तो वह पहला राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। जैविक खेती, जिसको हम लोग कार्बनिक खेती भी कहते हैं, जैविक खेती को कार्बनिक खेती के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न आगे बनेगा कि कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। थोड़ा सुन लीजिए।
जैविक खेती की अगर बात करते हैं, खेती करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें हम कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक का ज्यादा प्रयोग न करके कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से किया जाता है। खेती करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से किया जाता है, जिसे कार्बनिक खेती कहा जाता है। और कार्बनिक खेती में होता क्या है, जीव जंतुओं का मल मूत्र का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जितने सारे सड़े गले पदार्थ होते हैं उन सबों से जो खेती किया जाता है वह है कार्बनिक खेती। जबकि इस जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक एनपीके का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो जैविक खेती के माध्यम से मृदा प्रदूषण को रोक लगाया जा सकता है। दूसरा में कचरे का संग्रह, जो कचरा होता है कूड़े कचरा का संग्रह एवं निपटारा के लिए, निपटारा मतलब समस्या का समाधान, कचरे का संग्रह एवं निपटारा के लिए ठोस कदम उठाना होगा। अब ऐसा नहीं कि कचरा को जमा कर दिया और उठाने वाला कोई है ही नहीं, अर्थात उसको साफ सफाई करने वाला है ही नहीं, फिर वो बिखर जाएगा, फिर वो फैल जाएगा और फैलेगा तो आसपास के वातावरण को प्रदूषित करेगा। तो अंततः कचरा का संग्रह और निपटारा के लिए ठोस से ठोस कदम उठाया जाए, ये दूसरा उपाय हो गया। पहला उपाय जैविक खेती, दूसरा उपाय हो गया कचरा को संग्रह एवं निपटारा हेतु ठोस कदम उठाया जाए। तीसरा बिंदु अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। और चौथा बिंदु नदियों में कचरा का प्रवाह न करें। और पांचवा बिंदु ज्यादा कीटनाशक दवाई, पीड़कनाशी दवा का प्रयोग खेतों में न करें। तो ये रोकथाम हो गया मुख्यतः मृदा प्रदूषण का। तो इस प्रकार से आपका दीर्घ सवाल जो है समापन होता है। और अंत में मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि मेरा जो चैनल है कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देखना चाहते हैं, फर्स्ट बार देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।